है कि मैं जीतने के बाद क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या पीड़ा है, मेरे अंदर जो पीड़ा है उसके लिए अगर इस ऐसी बात करेंगे कि हम किस प्रकार से उस पीड़ा को आगे लाए। प्रकाश जेपी पहाड़ी, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन में। आगे लाए तनवीर राणा जी मेरे साथ हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। आपने देखा होगा जो चुनाव है, त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव है, वो आजकल उनकी चर्चाएं चल रही है, जोरों शोरों पर चर्चाएं चल रही है। तमाम जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं, तमाम कैंडिडेट अपनी ताल ठोक रहे हैं, तमाम कैंडिडेट अपने उम्मीदवार उठ रखे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी पहाड़ी जी। मैं आपके चैनल पहाड़ दूरदर्शन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप समाज के मुद्दों को और समाज के बीच में आप हर जगह पहुंचते हैं, इस यमुना घाटी में विशेष तौर पर, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं भगवती माँ और सभी देवी देवताओं से नमन करते हुए और आग्रह करते हुए कहता हूं कि आपके चैनल और आपको समाज के इन पीड़ाओं को और वास्तविकता को दिखाने के लिए ऐसे ही आगे प्लेटफॉर्म देते रहे। और साथ ही आज आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जहां पर आज प्रारंभ होने वाला आरक्षण, हमारा आज अंतिम दिवस से आरक्षण का 19 तारीख को शासन से फाइनल लिस्ट लग जाएगी। तो इसके साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और मैं पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो प्रतिभाग करने वाले कैंडिडेट्स के रूप में आ रहे हैं, उन सभी से निवेदन और आग्रह करता हूं कि आप सभी इस पंचायत चुनाव को एक सकारात्मक रूप से, एक सही दृष्टि के रूप से चुनाव लड़े, ऐसा मैं सभी से निवेदन करता हूं। तरवीन जी, आपने देखा होगा तमाम आजकल पंचायती चुनाव चल रहे हैं, प्रत्येक गांव में दारू परोसे जा रही है, मुर्गा परोसा जा रहा है। इस संबंध में युवाओं को जो एक अपनी ओर खींचे जा रहे हैं, जो जितने भी कैंडिडेट हैं अपनी ओर खींच रहे हैं युवाओं को, तो उस संबंध में अब क्या कुछ कहोगे? किस तरह का जो पंचायत जो चुनाव के उम्मीदवार है, किस तरह के उम्मीदवार होने चाहिए? क्या दिशा युवाओं को दिखानी चाहिए? देखिएगा जयप्रकाश जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप शराब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दारू, शराब, मुर्गा, ये सारी चीज़ें बड़ी कोमलता के साथ चल रही है। तो मैं सभी उन युवाओं से भी निवेदन करता हूँ, मैं स्वयं की बात करूँ, मैं जीवन में ये या दूसरे की बात करूँ, जैसे मैं कैंडिडेट्स के रूप में आया हूँ, तो ऐसे ही उस गांव, क्षेत्र और पूरे क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में आप उस व्यक्ति को जानेंगे कि ये वास्तव में नशाखोर खुद भी है या नहीं है। जो व्यक्ति खुद नशाखोर नहीं होगा, वो क्या दूसरे को पहुंचाएगा नशा? आज बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसको ही सबसे ज्यादा लुभाया जाता है जो खुद, मुझे कहने में उसमें कोई संकोच नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति यही बोलता है कि आप राजनीति में हैं और शराब नहीं पी रहे, आप नशा नहीं कर रहे, तो ये तो दुर्भाग्य है। आप कैसे राजनीति में आगे बढ़? शराब से दूर और ऐसे कारोबारियों से दूर जो अचानक में गांव में आ जाते हैं और अचानक में अपना बोलते हैं ना, बरसाती मेंढक, बड़ा अच्छा नाम है उसके लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो अचानक में आते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना। जी, वो चुनाव किस बात पे लड़ते हैं? अपने ठेकेदारी के लिए, अपने नाम शोहरत के लिए, अपने को जमाने के लिए। वो प्रधानी चुनाव इसलिए लड़ते, वो जिला पंचायत का चुनाव इसलिए लड़ते, वो क्षेत्र पंचायत का चुनाव इसलिए लड़ते हैं, ना कि इसलिए कि समाज में हम युवाओं को क्या दिशा दे, हम समाज को क्या दिशा दे, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिशा दे। तो आपने देखा होगा तरवीन जी के अंदर जो पीड़ा है अपने क्षेत्र की, बड़े दूर दरार क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, सरनोल से, तो बड़ी पीड़ा इनके अंदर मैंने देखी है। तो तरवीन जी, मेरा जाते हो तो क्या पीड़ा आपके अंदर है? क्या कुछ आपने देखा है अपने क्षेत्र में? किस तरह की पीड़ा है? क्या कुछ देखा है आपने अपने क्षेत्र की? अगर बात करूं, पीड़ा नहीं, अपितु पूर्णतः पीड़ा से दूषित हूं। हमारा क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र है। इस नौगांव ब्लॉक, उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसका सबसे आखिरी गांव हमारा है। और मैं इस गांव की बात करूं, हमारे गांव के लिए तकरीबन 40 किलोमीटर की बड़कोट से रोड लगी है।
आज मैं उसी रोड की बात करूं तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारे उस क्षेत्र में नहीं है कि जो उस रोड के लिए आवाज उठा सके, जो उस रोड के लिए एक्शन को, वहां के विभागीय व्यक्तियों को, वहां के लोगों को, या मतलब शासन प्रशासन को बात रख सके, ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है। हमने जब वो रोडें बनी तब मैं छात्र राजनीति में था, तब भी मैंने जब वहां पर पेंडिंग हो रही थी तो एकमात्र मैं व्यक्ति था जिसने वहां पर आवाज उठाई। मुझे दबाने की कोशिश की गई, फिर भी मैं दबा नहीं, फिर भी उस रोड को बढ़ाने के लिए हमने कई बार सोचा। आज भी न जाने कितनी बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है वहां के एक्शन को। PMGSY के पास वो रोड है, तो ऐसे अनेकों चीजें हैं जिनके लिए आवाज उठाने के लिए दमदार और जिसके अंदर नेतृत्व हो, व्यक्तित्व हो, समाज के सरोकारों से जुड़ा हो, जो लोगों को जाने और लोगों को पहचाने और आपकी आवाज को गांव तक न सीमित रखते हुए आपकी आवाज को दूरदृष्टि सोच लेकर के आगे पहुंचाए। जब तक शासन और प्रशासन को आपकी आवाज नहीं पहुंचाएगा, समाज की आवाज नहीं पहुंचाएगा और क्षेत्र की आवाज नहीं पहुंचाएगा, तब तक क्षेत्र का विकास होना मैं कतिपय विश्वास नहीं कर सकता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए है। और एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आगामी अगर आप चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो आपने देखा होगा जो आपका सरनोल है, पर्यटन की दृष्टि से सरताल वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जगह है। पांडवों के इतिहास से बड़ा इतिहास सरनोल से जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या सोचा है, क्या क्या योजनाएं आपने ऐसी सोची है कि मुझे ये सब करना है? किस तरह की ये जो आपने इस चुनाव में आ रखे हैं, चुनाव क्या कारण है, क्यों आप लड़ रहे हैं, कुछ तो सोचा होगा आपने, क्या क्या योजनाएं आप करवाना चाहते हैं? देखिएगा जयप्रकाश जी, मैं बाल्यकाल से ही और मैं जब स्कूल में पढ़ता था, अपने विद्यालय में पढ़ता था, तब भी मैं बड़ा होनहार रूप से राजनीतिक चीज़ों को बड़े दूरदृष्टि से और नज़दीकियों से उसको देखने की कोशिश करता था। तब से मैं फिर छात्र राजनीति मैं कर चुका हूँ। छात्र संघ में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। RCPG कॉलेज उत्तरकाशी में किन्हीं वोटों से मैं भी वहाँ पर रह गया था, वो अलग विषय है। लेकिन मैं वहाँ से सीखते सीखते कदम तो कदम आगे बढ़ा। आप बात कर रहे हैं कि मैं जीतने के बाद क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या पीड़ा है। मेरे अंदर जो पीड़ा है उसके लिए अगर ऐसी बात करेंगे कि हम किस प्रकार से उस पीड़ा को आगे लाए, उस पीड़ा को हम समाज के बीच में, समाज के उन वर्ग के बीच में लाना चाहता हूं जो हमारे गांव गलियार में लोग रहते हैं, जो इनके चक्कर से इधर उधर जाते हैं। मेरे बेटा है, मेरे उधर का बेटा है, मेरे चाचा का बेटा है, मेरे ताऊ का बेटा है, ये मेरे जाति का बेटा है। मेरे समीकरण मेरे जाति से मेरा दादा मेरे को बोलेगा कि मैं उसको वोट करूंगा। ऐसे ऐसे चीजों में, पचड़ों में न फंसते हुए नेतृत्ववान व्यक्ति को आगे लाना है। दूसरा, आप बोल रहे कि आप गाँव में चुनाव जीत जाओगे तो क्या करोगे, आपका पर्यटक गांव है। मैं कहना चाहता हूं, ठकराल पट्टी, पूरी ठकराल पट्टी पर्यटक में आती है। मैं थान से शुरू करता हूं, थान गांव या कोटी मनपा गंगटाड़ी, यहाँ पे बड़कोट से ही हम शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर है जहां देखने के लिए लोग आएंगे। वहां मैं सरनोल की बात करूं, सरनोल में तो न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम पर्यटकों को दिखा सकते हैं। मैं तो कहता हूं भारत का ही नहीं बल्कि फॉरेन का पर्यटक भी वहां पर आएगा। वहां पर मां रेणुका का भव्य मंदिर है। वहां पर 5 पांडव, जो अनेकों पौराणिक काल की दूरदृष्टि वहां पर हमें दिखती है। वहां पर ऐसी सिलेटें हैं जो पूरे मंदिरों पे लगती है। वहां से मैं आगे चलता हूं, खिमोत्रा, आपका 8 गांव सरबडियाड़ आता है। 8 गांव सरबडियाड़ भी अपने आप में देखने योग्य है। ऐसा सर गांव जहां पर 7 नाले, जिसको बोलते हैं हम, 7 नालों का पानी अगर आप पियोगे, 7 नालों का एक अलग ही वो महत्व है। आप सरबडियाड़ क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर मेहमानगिरी कैसी होती है, वो एक बार आप सरबडियाड़ क्षेत्र जैसे गांव में जाइए। तो हमारे लोग मेहमानगिरी के लिए विख्यात है, सब पूरा क्षेत्र विख्यात है। तो क्या हमारे क्षेत्र को अगर हम पर्यटक की बात करें, हमारा पूरा क्षेत्र मेहमानगिरी के लिए ऑटोमेटिक इतना आगे है, तो हम पर्यटकों को मेहमानगिरी नहीं दिखा सकते, उनके लिए नई चीजें नहीं ला सकते क्या? हमारा क्षेत्र डोल डमाव ऐसे वाद्य यंत्रों से परिपूर्ण है। वहां के लोग अपनी संस्कृति से जुड़े लोग हैं। हमारे क्षेत्र में बड़ी बात यह है कि 1-2 से छोड़ करके अपने माटी से, अपने थाती से मिले हैं। आज भी कोई पलायन नहीं है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है कि आज भी हमारे गांव क्षेत्र में पलायन नहीं है।
नाम मात्र के रूप में पलायन है। तो मैं तो बड़ा खुश हूं उस घाव के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, वहां पर वित्त के रूप में मैं बात करता हूं बजट की, और वहां पर कैसे काम कर सकता हूं। आप बोलोगे कि आप ये चीजें तो बोल रहे हैं तो काम कैसे करोगे, मैं कहता हूं 89 लाख के तकरीबन हमारे गांव में सरनोल 1039 की पोलिंग उस गांव में होती है। इस समय 1039 की पोलिंग होनी है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं आपकी कि कैसे करोगे। 89 लाख के आसपास मनरेगा का बजट उस गांव में आता है, तो क्या 89 लाख किसको बोलते हैं? क्या हम उस बजट को पूरा करके उस गांव की रूपरेखा बदल नहीं सकते? वहां पर वित्त का पैसा आता। हम पर्यटन की बात करता हूं मैं, पर्यटन में गांव में गंदगी किस बात पे होती है? गांव में गंदगी होती है जयप्रकाश जी गाय पशु आदि के रूप में। पर्यटन के रूप में हमें गौशाला, पूरे ग्राम सभा के लिए गौशाला मिलेगा। तो पूरे ग्राम सभा के गौशाले के लिए हम लोग पर्यटन से जब आएगा, जब गाय पशु कोई नहीं रहेगा उस गांव में, दूर जगह पे अगर हम गौशाला बनाएंगे तो वो एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा, गंदगी नहीं होगी। वहां पर इंटरलॉकिंग टाइलें सारी जगहों पे बिछेगी, वहां पर वॉल पेंटिंग के थ्रू हम अच्छा सा काम वित्त के माध्यम से करवा सकते। हम क्या खेल मैदान नहीं बना सकते वहां? हम क्या वहां पर एक गार्डन टाइप का नहीं बना सकते जो हमारे नगर शहरों में होती है? हमारे वहां के छात्र भी तो करे। मैं शिक्षा की बात भी करता हूं वहीं। मैं मेरा ग्राम सभा आज भी बड़ा विषय यह है कि वहां 300-400 संख्या के रूप में इंटर कॉलेज चलता है, और तकरीबन 3 बेसिक स्कूल उस गांव में चलते हैं, बूटादार, गड़ाल गांव और सरनोल, तीनों जगह। बड़ी बात यह है कि 85 के आसपास 50 से नीचे छात्र संख्या नहीं है। ये बड़ी बात है। आज के डेट में बेसिक स्कूलों में 1-1, 2-2 की संख्या है, वहां पर इतनी संख्या है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर वहां के अध्यापकों से, वहां के लोगों से मिल करके, उन अध्यापकों के साथ समन्वय बना करके शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे ला सकते हैं। वहां पर कई ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम वहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि उस गांव को, अपने इस गांव को कैसे एक पूरे भारत में, उत्तराखंड में नहीं, अभी तो पूरे भारत में अग्रणी भूमिका, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हम लोगों को, हमारी पूरी ग्राम सभा को कैसे नवाजा जाएगा, ये हम पूरे विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं पूरी ग्राम सभा को, ज्यादा न बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं पूरे ग्राम सभा को, उस क्षेत्र को और पूरे समाज को, आप मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्तित्व को खोने की कोशिश न करें। मैं पूरे दिल के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे नई जोश के साथ आगे आया हूं। मैं अपनी ग्राम सभा से ही इसलिए तैयारी कर रहा हूं क्योंकि मैं समाज के छोटे तबके से उठा हुआ व्यक्ति हूं, और मैं चाहता हूं उसी ग्राम सभा से मेरा काम शुरू हो। मैं अपना राजनीतिक कैरियर वहीं से शुरू करूं, और आने वाले समय में क्या होता क्या नहीं होता ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन हम नई जोश और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे विनती करता हूं कि इस समय आप मुझ जैसे युवा को, मैं किसी एटीट्यूड के रूप में ये नहीं बोल रहा हूं, मैं एक गरीब का बेटे के रूप में ये आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप मेरे जैसे व्यक्ति को, मुझे अपना आशीर्वाद, और मैं प्रधान नहीं रहूंगा, आप हर एक ग्राम सभा का हर एक युवा, बुजुर्ग, महिला, मातृशक्ति सब प्रधान रहेंगे, क्योंकि मैं एक एक व्यक्ति से पूछ के काम कराऊंगा, एक एक व्यक्ति से प्लान लूंगा। मेरे पास सारे प्लान नहीं हो सकते, लेकिन समाज में, हमारे क्षेत्र में अनेकों ऐसे लोग हैं जो प्लान जानते हैं, तो मैं उनके आधार पर उनसे पूछ करके सारी चीजें लूंगा। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जयप्रकाश जी, और आपके पहाड़ दूरदर्शन ऐसे ही लोगों के बीच में जाते रहे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। और जी थे तो इनकी पीड़ा अपने क्षेत्र के प्रति आपने देख ली होगी, तो अभी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।